वाल्मीकि जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री संतोष कुमारी जी, कुलदीप दिवाकर जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता को मैं इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत। पीछे से आगे आ जाइए अगर सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि आप कुछ समय से इंतजार कर रहे हैं। चुनाव के संदर्भ में मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आज यहाँ पर मीटिंग लगवाई। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए कितनी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि महंगाई का, समाज का पूरा बोझ आप उठा रही हो। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप खेती में काम करती हो, घर आके खाना पकाती हो, बच्चों का देखभाल करती हो, घर में अगर जानवर है उनका देखभाल करती हो, सफाई करती हो, और फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी आपके सामने इतनी मुश्किल परिस्थितियां हैं कि आप परेशान रहती हैं और आप उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे मेरे नौजवान भाई बहन कितने हैं, हाथ उठाइए। मैंने सुना है कि यहाँ से प्रवास बहुत होता है बाहर, मुंबई में और दूसरे प्रदेशों में, सही बात है? क्यों होता है ये प्रवास? क्योंकि रोजगार यहाँ नहीं मिल रहे हैं, सही बात है? तो रोजगार यहाँ नहीं मिलते, हुनर है, पढ़े लिखे हो, अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, ये सही बात है? और मेरे जो किसान भाई बहन है यहाँ, ये सही है कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ? आपको खाद मिल रही है समय पे? ये सही है कि जबकि आपकी जमीन उपजाऊ है आपको अपने उपज का दाम नहीं मिलता? सही है। कितने का मिल रहा है अभी? गेहूं और धान के लिए कितना मिलता है आपको? 1200 रुपए। ठीक है, हाँ 1000। चलिए, तो ये केस अगर मैं ये कहूँ कि सब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, जो भी है, सब बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो ये सही बात होगी? सही है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जब मुश्किलें आती हैं, महंगाई आती है, तो आपके घर में पूछती है कि किस धर्म के हैं आप? क्या महंगाई आती है और आपके घर पे खटखटा के पूछती है कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? क्या बेरोजगारी पूछती है कि तुम किस जाति के हो, ब्राह्मण हो या दलित हो या किस वर्ग के हो? पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। जब छुट्टा जानवर आके आपका खेत चलता है तो पूछता है कि कौन से खेत का, भाई किस किसान का है ये खेत? अच्छा इस धर्म का है, चलो मैं दूसरे खेत में जाके चलूंगा, है? पूछता है छुट्टा जानवर। तो राजनीतिक दल के नेता क्यों पूछ रहे हैं भैया? क्यों पूछ रहे हैं? सोचिए, मजाक की बात नहीं है, ये गहरी बात है। क्योंकि जब विकास करना है तो सबका होगा कि नहीं होगा? कि एक वर्ग का विकास होगा? हो ही नहीं सकता। सड़क बनाओगे, क्या आप कहोगे कि लो इस धर्म के हो तो ये सड़क पर इस्तेमाल करो, उस धर्म के हो तो ये सड़क तुम्हारे लिए है? नहीं। सड़क बनाओगे तो सबके लिए बनाओगे, पानी की सुविधा होगी तो सबकी होगी, सही बात है? तो विकास, रोजगार होगा तो पूछना नहीं है कि कौन सा क्या है, सबके लिए रोजगार है। हाँ आरक्षण है लेकिन सबके लिए रोजगार है, सबको मौका मिलेगा, सही बात है कि नहीं? तो राजनीतिक दल और उनके नेता आपके सामने जाति और धर्म की बात क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि यूं ही आंख मूंद के दे देते हो वोट धर्म और जाति के आधार पर? मैं एक मोहल्ले में गई,
वहां मैंने देखा कोई सड़क नहीं, टूटी फूटी सड़क, पानी नहीं, पूछा बिजली आती है, एक हाथ दीदी नहीं आती। बिल भरते हो? बिल भरते हैं। अच्छा विधायक कौन है? नाम लिया विधायक का। काम करता है? नहीं करता। वोट दोगे दोबारा? हाँ जी। वाह जी। तो मैंने पूछा क्यों? जी हम तो वोट अपने धर्म के आधार पर दे देते हैं हर बार। यही बात मैंने कई और सुनी कि भाई क्यों बार बार वोट दे रहे हो इसको, काम तो कर नहीं रहा है तुम्हारा। जी हम जाति के आधार पर दे देते हैं, हमारी जाति का है, हम सोचते हैं कि इन्हीं को देंगे। तो क्या हो रहा है? आप आंख मूंद के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ऐसे राजनीतिक दलों को आगे बढ़ा रहे हो जिनके नेता समझ गए भैया कि आपके लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो समझ गए हैं कुछ मत करो, 5 साल आराम करो, राज करो, सत्ता में बैठो, सब खुशियां तुम्हारी रहे, तुम ही फूलो फलो। 5 साल बाद मंच पे पहुंच जाना, कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना, साथ साथ कह देना कि भैया धर्म के, हम आपके धर्म की सुरक्षा करेंगे, हम आपकी जाति की सुरक्षा करेंगे, वोट मिल जाएगा। तो काम क्यों करेंगे ये नेता? और आदत किसने डाली है? जनता डाली है। अच्छी आदत है कि बुरी है? अरे घर में अपने बेटे की आदत डाल दो कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसको खिलाते पिलाते रहोगे तो निकम्मा होगा कि नहीं? तो जाके बाहर जाके नौकरी ढूंढ के तुम्हारे लिए कमाएगा कि नहीं? नहीं कमाएगा। तो जब इतनी समझदारी अपने परिवार के लिए, इतनी समझदारी अपने बच्चों की परवरिश के लिए, तो अपने विकास के लिए और अपनी राजनीति में इतनी समझदारी क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये मेरी शिकायत है आपसे। आपने इन नेताओं को इतनी हिम्मत दे दी है, आपने इन नेताओं को, ये जो राजनीतिक दल है बसपा, समाजवादी, भाजपा, इतनी हिम्मत दे दी है आपने इनको कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मंच पे खड़े होकर आपसे झूठ बोल के, आपसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट लेके वो फिर से सत्ता में आएंगे। और ये जो आपने आदत डाली है, इससे नुकसान उनका नहीं हो रहा। उनके बेटे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेश चले जाते हैं, वो तो अच्छे अच्छे हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। मोदी जी का हवाई जहाज देखो, 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज है। मोदी जी दुनिया घूमते हैं उस हवाई जहाज में। योगी जी के यहाँ देखिए, है तो योगी, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कितनी बड़ी सिक्योरिटी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। और जब आपकी समस्याएं आती है, जब किसान आंदोलन करता है, जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो सब दुबक के अपने घर में बैठ जाते हैं, कोई नहीं आता आपकी सुनवाई करने। किसान 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पे नरेंद्र मोदी जी के घर के सामने 10 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, खड़ा रहा 1 साल के लिए। 700 किसान शहीद हुआ। कहाँ थे हमारे प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया घूम सकते हैं, जो 16,000 करोड़ रुपए के दो हवाई जहाज खरीदे हैं, और पूरे गन्ने के बकाए को 14,000 करोड़ रुपए को नहीं दे पा रहे किसानों को? वो प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्यों नहीं आए? जब उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को लखीमपुर खीरी में अपनी जीप के नीचे कुचल डाला, तो वो प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं गए लखीमपुर खीरी उन परिवारों से मिलने? क्यों कार्रवाई नहीं की उन्होंने उस लड़के पे? बल्कि उसके कुछ ही दिन बाद एक बड़ी सी उन्होंने मीटिंग की लखनऊ में, जहां पे उसी का बाप उनके साथ मंच पे खड़ा रहा, इस्तीफा भी नहीं मांगा उस मंत्री का। कैसे नेता है ये? कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? छोटा जानवर आपके खेत खाए जा रहा है, आपके सामने खड़े होकर कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था। मोदी जी अंतर्यामी, सर्वज्ञानी, हाँ सर्वज्ञानी कहते हैं ना, मोदी जी को सब कुछ पता चल जाता है।
मोदी जी को नहीं पता था कि अपने देश के सबसे बड़े प्रदेश में एक एक किसान मर रहा है परेशानी से क्योंकि छोटा जानवर उसके खेत खा रहे हैं। मोदी जी को पता चल जाता है जब रूस के प्रधानमंत्री को कुछ बीमारी होती है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को खांसी आती है, मोदी जी फट से उनको चिट्ठी लिख लेते हैं, फोन कर लेते हैं। और मोदी जी जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी लखनऊ में प्रदेश में सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको ये नहीं मालूम था अभी चुनाव आया तो संज्ञान में आया, और चुनाव आया तो संज्ञान में भी आ गया, और आपने इसका समाधान भी निकालने की घोषणा कर दी। 5 सालों से कहे थे भैया, 5 सालों से जब उत्तर प्रदेश में नौजवान अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जब किसान अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, तो आप दिखते नहीं हो। 5 साल बाद जब दुनिया का भ्रमण कर लिया, हर जगह फोटो खिंचा ली, हर प्रधानमंत्री के साथ, हर राष्ट्रपति के साथ, फिर आप पधारते हैं यूपी में चुनाव के समय। आपने 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, अब आप मंच पे खुद कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दिलवाई है, तो बाकी कहां गई? आपकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हुए 5 सालों से। क्या 5 सालों से उनको बेरोजगार नौजवान नहीं दिखे? यूपी में भी कितने बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाओ। ये देखो, इस सभा में होंगे 6,000-7,000 बेरोजगार नौजवान, तो आपको नहीं दिख रहे थे? आपने पद क्यों नहीं भरे? क्यों नहीं भरे? क्योंकि आदत डाल दी है जनता ने, आदत डाल दी है भाइयों बहनों, आपने बहुत बड़ा बना दिया है आपने इनको लखनऊ में। दीदी हम लोगों ने हद से ज्यादा, और इस राजनीति से सबसे बड़ा नुकसान आपको हो रहा है, आपके प्रदेश को हो रहा है। आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये हमारे प्रदेश में इतना हुनर है कि यहाँ से बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं, कमा रहे हैं। हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो खेती है, जो जमीन है, इतनी उपजाऊ है कि यहाँ का किसान बहुत तरक्की कर सकता था, लेकिन आज उसको ना अपने उपज का दाम देते हैं सरकार, ना उसको इस समस्या से छुटकारा दे रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी बिजली के बिल, बड़ी बड़ी पेट्रोल डीजल के बिल दे रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? समझ लीजिए। अब मैं बहुत गहरी बात कहने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको गरीब रखा जा रहा है, आपको गरीब जानबूझकर रखा जा रहा है। रोजगार से पता चलता है। देखिए, खाली पद है 12 लाख, ठीक है, आपने नहीं भरे, लापरवाही होगी। बाकी रोजगार कहां से आते हैं? बाकी रोजगार छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस, छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट से आते हैं। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने उन बिजनेसों को क्या किया? तकरीबन सारे के सारे बंद होने के कगार पे हैं। जो छोटा दुकानदार है वो कमा नहीं पा रहा है। आपने उस पर नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, लॉकडाउन आया, कोरोना आया, बड़े बड़े बिल थोप दिए, वो बंद होने के कगार पे है। और कहां से आते हैं रोजगार? बड़ी बड़ी संस्थाओं से। अब ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में किया क्या, लूटा है आपको, ये किया वो किया। अच्छा, तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, BHEL, HAL, NTPC, रेलवे, ये सारी बड़ी बड़ी जो सरकारी संस्थाएं थी, जो पब्लिक यूनिट कहते हैं इसको। पब्लिक यूनिट क्यों? पब्लिक की संस्थाएं जो पब्लिक को रोजगार देती हैं, इनका क्या किया है इन्होंने? सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेच डाला। अरे रेलवे को बेच डालने की योजना बन रही है। तो जहां से रोजगार आना था 3 जगह से, सरकारी पद खाली, भरे नहीं, संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच डाले, छोटे दुकानदार, छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, छोटे व्यापारी बंद होने के कगार पे।
और आपकी हिम्मत की आप कह रहे हो कि हम रोजगार दिलवाएंगे। आपकी नीति ने तो सबको बर्बाद कर दिया है। आपकी नीतियां तो सिर्फ अमीरों के लिए, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बन रही है। ये किसान कानून क्या थे? ये किसान कानून किसान की मेहनत, किसान की का खून पसीना और कमाई कौन? उनके बड़े बड़े उद्योगपति। यही तो थे किसान के कानून। अच्छा, आपने आंदोलन किया, साल भर से तो ये निकले नहीं, चुनाव आने लगा, घबरा गए, कहा कि ये तो किसान तो अडिग है, हिल नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। माफी मांगी, रोए धोए, कानून वापस ले लिए। या आपको राशन का बोरा देते हैं, महीने देते हैं कि नहीं? आपको तो मिल ही नहीं रहा है कह रही है, लेकिन कुछ लोगों के घर राशन के बोरे भेजते हैं और कहते हैं कि खाता खोलिए पैसे भेज देंगे। ठीक है, मैं इनसे पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप जब अगली बार आएंगे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने मंच पे खड़े होंगे, आप वचन दीजिए जनता को कि 10 मार्च के बाद ये राशन के बोरे आते रहेंगे। वचन दीजिए कि जो दाम है गैस सिलेंडर के, पेट्रोल डीजल के, ये 10 मार्च के बाद और भी नहीं बढ़ेंगे। वचन दीजिए। हिम्मत नहीं होगी वचन देने की, नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे देश में ये जो राशन का बोरा है बंद कर चुके हैं। ये चुनाव की प्रक्रिया थी और समझ लीजिए आप कि साजिश क्या है। ये जो दल है ना, जो धर्म और जाति का इस्तेमाल करते हैं सत्ता में रहने के लिए, इनकी साजिश है। जनता गरीब रहे, नौजवान की जो ऊर्जा है, जो काम करने की हिम्मत है, उसको ऐसे ही रखें, उसको रोजगार नहीं दें, ताकि उसी ऊर्जा का इस्तेमाल, उसी गुस्से का इस्तेमाल धर्म और जाति की राजनीति के लिए हो पाए। समझे आप? आपको गरीब रखने से फायदा उठा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप सशक्त बनो। आप शिक्षित होगे, सशक्त बनोगे, अपने पैरों पे खड़े होगे, आत्मनिर्भर होगे, तो कौन सी धर्म और राजनीति की, जाति की राजनीति चलेगी इस प्रदेश में? मैं पूछना चाहती हूँ, कैसे चलेगी? आप पूछोगे विकास के लिए क्या किया? सड़क बनाई, पानी दिलवाया, सेहत की सुविधाएं बनवाई, शिक्षा के संस्थान बनाए, नहीं बनाए तो रास्ता नापो। समझे आप? आपको गरीब और निर्भर रखने की योजना है। ये जो एक बोरा राशन देते हैं ना आपको, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि एक माता ने बोला कि हमने इनका नमक खाया है क्योंकि इन्होंने राशन का बोरा दिया हमने। अच्छा, ये लोकतंत्र है, इसमें पब्लिक किसी नेता का नमक नहीं खाती। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता पब्लिक का होता है, शक्ति पब्लिक की होती है, किसी नेता की नहीं होती। नेता को आपसे मिलती है उधार में, वापिस ले लो अगर नेता काम नहीं करता। समझ लो कि आपको क्या किया जा रहा है। आपको गरीब रखा जा रहा है ताकि उस राशन के बोरे पे आप निर्भर रहे, ताकि वो 200-400 रुपए जो आपके खाते में आते हैं उस पर आप निर्भर रहे। क्या 10 साल पहले, 15 साल पहले ये परिस्थितियां थी? 10 साल 15 साल पहले जब मनरेगा वगैरह आया था तो नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाते थे, कमा लेते थे थोड़ा बहुत। ये नहीं था कि आप उस राशन के बोरे का इंतजार करते थे और जब वो मिलता था आप सोचते थे कि सरकार ने एहसान किया है। कोई किसी पे एहसान नहीं करता है इस दुनिया में, और खास तौर से राजनीति में कोई किसी पे एहसान नहीं करता। आपका हक है, आप भूल गए हो। आप भूल गए हो कि आपका हक है राशन क्या? आपको नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, सड़कें मिलनी चाहिए, विकास मिलना चाहिए, किसानों को राहत मिलनी चाहिए, ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो। अरे आपको कोई आपत्ति आई, आप पीएम में हो, आप पर अत्याचार हो, नेता का फर्ज है आपके पास आना। अगर आपके पास नहीं आता तो वो नेता नहीं है, नेता नहीं है अगर आपके पास नहीं आता।
लेकिन आप भूल गए हो, पूरी आदत डाल दिया आपने। अब कांग्रेस पार्टी आपके सामने खड़ी है, मैं यहाँ आई हूँ, मैं कुछ घोषणाएं करूंगी, मैं बताऊंगी कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करना चाहती है, और मैं आपको समझाने की अभी कोशिश करूंगी कि आपको मुझ पर भरोसा क्यों करना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ बातें कह रही हूँ, शायद मेरी पार्टी ने पहले करके भी दिखाई है, इस पर भरोसा करिए। या फिर आपको लगे कि हाँ 3 साल से इनके नेता, इनके पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ताओं ने जनता का संघर्ष किया है, जनता के साथ संघर्ष किया है, जब जब जनता को दुख हुआ ये लोग आए, तब आप भरोसा करेंगे। तो कुछ वजह होनी चाहिए। आंख मूंद कर धर्म और जाति के आधार पर मत करो भरोसा, ये इस्तेमाल हो रहा है आपका। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? किसानों की समस्या है छुट्टे जानवर की, मोदी जी, योगी जी को मालूम ही नहीं था, चलो मालूम पड़ गया तो कुछ घोषणा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने इस समस्या